हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे मानव संसाधन। देखिए, इस टॉपिक से हमें जो है क्वेश्चन देखने को मिलता है। आगे हम आपको डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि कैसा क्वेश्चन जो है हमें इस टॉपिक से अभी तक देखने को मिला है। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर। तो देखिए, जितने भी संसाधन जो है प्रकृति में होता है और उसको हम उपयोगी में कौन ला सकता है, तो मानव ही ला सकता है। ठीक है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि मानव संसाधन जो रहता है ये आपका प्रकृति का सबसे बड़ा संसाधन है। ठीक है। तो देखिए क्या है कि जिस तरीके से संसाधन जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग वितरण से फैला हुआ है, एक समान नहीं है। ठीक है। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि कोई जगह जो है वो कोयले के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है, वहाँ कोयला ज़्यादा पाया जाता है। कोई जगह जो है उस वहाँ पे आपके सोने के लिए प्रसिद्ध है, उसमें सोना, उस जगह पे सोना ज़्यादा पाया जाता है। तो ये एक समान जो है वितरण नहीं है, एक समान डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। वैसे ही मानव संसाधन भी जो है समान रूप से वितरित नहीं है। कि कैसे नहीं है समान रूप से, तो ये आपका शैक्षणिक स्तर, वायु, लिंग और एक दूसरे से भिन्न है, और इसकी संख्या और इसका लक्षण भी जो है ये बदलते रहता है। ठीक है। तो इस तरीके से मानव संसाधन भी जो है अलग अलग जगह पे आपका अलग अलग जगह पे अलग अलग है, ये एक समान वितरण नहीं है। देखिए, जनसंख्या का वितरण, तो ये यहाँ से क्वेश्चन देख पूछा जाता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे, क्या जनसंख्या का वितरण एक समान होता है। तो नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। जनसंख्या का जो वितरण है वो आपका एक समान कभी भी नहीं होता है। ठीक है ना। तो विश्व की जनसंख्या के 90% से अधिक भाग जो है भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। ठीक है। तो देखिए, उसे हम लोग जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। और जैसे आपको पता चल गया कि विश्व में जनसंख्या के वितरण जो है ये आपका एक समान नहीं है। कुछ क्षेत्र ऐसा होता है जो कि बहुत घना बसा क्षेत्र होता है, और कुछ जो रहता है वो बहुत ही आपका, वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। जिससे कि अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका, ये बहुत ही घना बसा हुआ क्षेत्र है। तो ये चीज़ को आप याद कर लीजिए कि दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तर अमेरिका। ठीक है। ये जो है आपका घने बसे क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है। इसलिए ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि उच्च आसाद क्षेत्र जैसे उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, उच्च पर्वत और विषुवतीय वन जो रहते हैं ना, यहाँ पे बहुत कम लोग पाए जाते हैं। ठीक है। तो विषुवत वृत्त की दक्षिण की अपेक्षा जो है विषुवत वृत्त के उत्तर में जो है बहुत अधिक लोग रहते हैं। ये भी स्टेटमेंट याद रखिएगा कि दक्षिण की अपेक्षा जो है उत्तर में जो रहता है विषुवत वृत्त का, यहाँ पे लोग अधिक रहते हैं। और विश्व की कुल जो जनसंख्या है ना, के लगभग 3/4 लोग जो रहता है ये दो महाद्वीप एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। कौन सा महाद्वीप, एशिया और अफ्रीका में रहता है। ठीक है। तो विश्व के 7% लोग जो है केवल 10 देश में रहते हैं, और इन देश में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। तो ये समझ में आ गया कि सिर्फ दो देश, 10 देश में जो है विश्व का 60% लोग जो रहता है, और 3/4 लोग जो रहता है ये दो महाद्वीप में, एशिया और अफ्रीका। क्लियर है यहाँ तक। तो डियर, यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है और डायरेक्ट एज इट इज़ जो है पूछ दिया जाता है ये कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो स्टेटमेंट है ना, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए, जनसंख्या घनत्व क्या होता है। तो ये याद रखिएगा कि भारत का जो जनसंख्या का औसत घनत्व जो है ये 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि जनसंख्या का घनत्व समान रूप से ये प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है, और संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व जो है ये 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है ये आपका दक्षिण मध्य एशिया में है, और इसके पश्चात पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में है। तो याद रखना होगा आपको कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, तो दक्षिण मध्य एशिया में है, और इसके पश्चात अगर हम लोग बात करें तो पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में है। देखिए, हम लोग जनसंख्या घनत्व कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक रूम है, छोटी सी रूम है, क्लासरूम है, वहाँ पे क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है ना। तो वो रूम पूरा जो है भरा भरा लगेगा आपको। अब जब जाइएगा तो देखिएगा वो रूम पूरा भर चुका है स्टूडेंट किससे। तो आप क्या कीजिएगा
कि वो बोलेंगे ठीक है ये रूम तो भर गया, चलिए आप सब जो है प्लेग्राउंड में चले जाइए, या किसी ऐसे होल रूम में आप बैठा दोगे उसे। तब आप जब वहाँ पे बच्चे बैठेंगे तो क्या देखेंगे कि वहाँ पे बहुत कम बच्चे हैं, ठीक है, तो वो खाली खाली रहता है। तो इस तरीके से हम लोग जो है जनसंख्या का घनत्व जो है निकालते हैं। क्लियर है यहाँ पे? तो देखिए आज जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, अब यही आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसका कारक मतलब किस किस कारण से जो है जनसंख्या का जो वितरण है अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से आपका जनसंख्या है, तो वो क्यों है, ठीक है, यानी कौन सा कारक है जो कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। जैसे कि अगर हम लोग भौगोलिक कारक बोले, ठीक है, तो इसमें स्थलाकृति, स्थलाकृति मतलब अब पर्वत और पठार में तो कोई रहने नहीं जाएगा ना भाई, तो ऐसे इलाकों में जो है लोग बहुत कम रहते हैं, ठीक है, तो तुलना में मैदानी भागों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो याद रखिएगा कैसे भाग में रहते हैं, मैदानी भाग में रहते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, फिर पशुपालन करते हैं, ठीक है, वहाँ पे इन लोगों को काम और जीवन का यापन मिलता है कहाँ पे, मैदानी भागों में, ठीक है। तो जबकि एंड्रीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत जो है विरल बसे हुए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा गंगा की जो मैदान विश्व के सबसे अधिक घना हुआ बसा क्षेत्र है, जबकि एंडीज और आल्प्स और हिमालय ये पर्वत और पठार जैसे क्षेत्र है जहाँ, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत ही कम लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्थलाकृति हो गया। अब जलवायु की अगर हम बात करें तो जलवायु भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, क्योंकि हम लोग ऐसे जगह रहना पसंद करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना हो, बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं अत्यधिक ठंडी अवस्था, जैसे कि सहारा मरुस्थल या रूस के ध्रुवीय प्रदेश हो गया, कनाडा हो गया, अंटार्कटिक में रहने से लोग जो है बचते हैं, क्योंकि लोग ऐसी जगह रहेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड भी ना हो, बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो। देखिए मृदा मृदा अब बालू कैसे किसी को इफेक्ट करता है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि लोग जो है बहुत सारे लोग जो है कृषि से अपना जीवन यापन करते हैं। तो कृषि तभी होगा ना जब मिट्टी जो रहेगी वहाँ का उपजाऊ होगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करें भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, और चीन में हवांग ही, और चांगजियांग और मिस्र में नील नदी, तो ये जो है ना ये आपका उपजाऊ मैदान घना बसा क्षेत्र है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये भी इफेक्ट करता है। अब देखिए जल क्या हो गया, लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ अलवणीय जल जो है आसानी से उपलब्ध होता है, और विश्व की नदी घाटियाँ घने बसे क्षेत्र है, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले हैं। मरुस्थल जो है ये आपका विरल जनसंख्या वाले हैं, ठीक है। तो जहाँ अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध होता है, मतलब ऐसा पानी जहाँ पे जिस पानी में नमक ना हो, ठीक है, तो ऐसे जगह पे लोग जो है रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। खनिज, अब देखिए अगर खनिज की बात करें हम, तो ऐसे जहाँ पे खनिज पाया जाता है वहाँ पे लोगों को जो है मतलब काम करने का अवसर मिलता है, इसलिए ऐसे क्षेत्र में जो है लोग ज़्यादा रहने का पसंद करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें दक्षिण अफ्रीका को हीरे की खान और मध्य पूर्व में तेल की खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को काम मिल जाता आसानी से, ठीक। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, दक्षिण अफ्रीका जो है हीरे की खान और मध्य पूर्व जो है तेल की खोज, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है ये आपका सामाजिक, आकृतिक और आर्थिक कारक है। जैसे कि आर्थिक कारक का बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं और लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपका मुंबई जो है ना ये बहुत ही घना बसा क्षेत्र है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोगों को रोजगार ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसे आप देखेंगे कि अधिकतर जब लोग जो होते हैं ना ये सब मुंबई चले जाते हैं अपना अपना जगह छोड़ के, क्यों, क्योंकि उन लोगों को कुछ ना कुछ काम जो है मिल जाता है। जैसे आप सुनते भी होंगे अरे मुंबई में बहुत सारा काम है, वहाँ पे तो लोगों को काम बहुत मिल जाता है। तो ये आर्थिक कारक हो गया, ठीक है। इसी तरह जापान में ओसाका है, याद रखिएगा। सांस्कृतिक कारक क्या होता है, जैसे कि धर्म और सांस्कृतिक महत्व वाले जो स्थान होता है, जैसे कि वाराणसी हो गया, यरूशलेम हो गया और वेटिकन सिटी हो गया, ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पे लोग जो है ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों को कुछ ना कुछ काम मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सामाजिक कारण, जैसे कि अच्छी आवाज़, शिक्षा और स्वास्थ्य जहाँ पे अच्छा रहता है तो वहाँ पे लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा क्षेत्र जो रहता है ये अत्यधिक घना बसा और क्षेत्र जैसे रहता है। जैसे कि अगर हम लोग उदाहरण लें तो आपका पुणे जो है ये आपका मतलब कि
ये इसका उदाहरण हो गया, ठीक है। जीवन प्रत्याशा क्या होता है? ये उन वर्षों की संख्या है जिसमें औसत व्यक्ति की जीवित रहने की आशा की जाती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? जीवन प्रत्याशा कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया डियर। अब है हम लोग का जनसंख्या परिवर्तन, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं डियर, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और हम चाहते हैं कि हम कम ही पढ़ें लेकिन अच्छे से समझ के पढ़ें। तो यहाँ पे हम लोगों ने जितना भी डिस्कस किया है उसमें से डायरेक्ट जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। तो ये ऊपर का जो पॉइंट था जो भी हम आपको बताया, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एज इट इज जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तब हम आपको बताएंगे कि देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। हम फिर मिलते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं डियर, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज होगा ना तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।